जुलाई 2019 बेंगलोर में रहने वाला एक किसान सुबह सुबह अपने काम से कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र रोड के साइड पे पड़ी एक डेड बॉडी पर पड़ती है। इसके बाद जल्दी से पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आकर देखती है कि वहाँ एक 30 से 32 साल की लड़की को बड़ी बेरहमी से मार के फेंक दिया गया था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। ना उसके पास से पुलिस को कोई फ़ोन मिला और ना ही कोई आइडेंटिटी प्रूफ। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और जब भी उन्हें लगता कि वो लोग केस को सॉल्व करने ही वाले हैं तो हर बार उनके सामने एक नया ट्विस्ट आ जाता और पुलिस चाहकर भी उस कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये लड़की है कौन जिसे इतनी बेरहमी से मारा गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पास से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली थी जिससे आसानी से उसकी पहचान की जा सके और यही आगे चलकर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था। बट फाइनली पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद कुछ ही दिनों के अंदर किलर को पकड़ लिया जाता है। आखिर कौन था ये किलर जिसने पहले तो उस लड़की को मारा और फिर कई दिनों तक पुलिस की नाक में दम करके रखा? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Sujit and let's talk about today's case which revolves around a mystery woman who found dead in Bangalore city. जुलाई 2019 बेंगलोर में रहने वाला मुनी राजू नाम का एक फार्मर सुबह करीब 5 बजे अपने काम से कहीं जा रहा होता है। जैसे ही वो केम्पागुड़ा एयरपोर्ट के पास पहुंचता है तो उसकी नजर रोड के साइड पर पड़ी एक लड़की की डेड बॉडी पर पड़ती है। सुबह सुबह लाश को देखकर वो डर जाता है और बिना को देरी किए पुलिस को कॉल करता है। वहीं थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और देखती है कि एक जवान लड़की जिसके सर को किसी भारी चीज से कुचला गया था, उसकी लाश वहां पड़ी हुई थी। ध्यान से देखने पर पुलिस को उसकी बॉडी पर चाकू के कुछ निशान भी दिखते हैं, जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद पहले कातिल ने उसे चाकू से मारा होगा और फिर उसके सर पर एक भारी पत्थर मार के उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई ताकि कोई उसे पहचान न सके। वहां पुलिस को ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती जिससे उसे पहचानने में आसानी होती। क्लू के नाम पे पुलिस के पास उसकी एक घड़ी और कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। खैर, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि ये पता चल सके कि आखिर ये लड़की कौन और कहां से है। इसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दूसरी ओर पुलिस अपने काम में जुट जाती है। 5-5 जनों की 4 टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें पहली टीम का काम था उस लड़की द्वारा पहनी हुई जीन्स का पता लगाना कि आखिर उस ब्रांड की जीन्स कहाँ मैन्युफैक्चर होती है और किन किन स्टेट्स में उन्हें भेजा जाता है। दूसरी टीम को उसकी घड़ी का पता लगाने के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल वो घड़ी टाइटन कंपनी की थी और पुलिस को लग रहा था कि अगर ये पता चल सके कि ये घड़ी कहाँ से खरीदी गई है तो इससे लड़की की पहचान की जा सकती है। तीसरी टीम को क्राइम सीन के आसपास की लोकेशन के सभी सीसीटीवी कैमरास चेक करने के लिए कहा जाता है और वहीं लास्ट टीम को जिम्मेदारी दी जाती है कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशन में पता करे कि कहीं किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं आई है और अगर यहाँ भी पता न चले तो आसपास के दूसरी स्टेट्स में जाकर पता लगाया जाए। पुलिस के लिए ये काम चैलेंजिंग तो होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को यकीन था कि किसी तरह वो लोग इस लड़की को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ ही दिनों में पता चल जाता है कि जिस ब्रांड की जीन्स उसने पहन रखी थी उसके जनवरी से लेकर जुलाई तक दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका में टोटल 14,000 यूनिट्स बिके थे। लेकिन जब लड़की की जीन्स का साइज चेक किया गया तो उन्हें पता चला कि तीनों स्टेट्स को मिलाकर टोटल 800 जीन्स उस सेम साइज की बिकी थी। जीन्स का नंबर 14,000 से घटकर अब 800 हो चुका था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। पुलिस सभी स्टेट्स में जाकर उन 800 लोगों के नंबर्स इकट्ठा करती है जिन्होंने वो सेम साइज की जीन्स बाय की थी। अब एक के बाद एक सभी नंबर्स पे कॉल किया जाता है। कुछ नंबर्स लग रहे थे और कुछ बंद आ रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। इतने सारे नंबर्स पे कॉल और मैसेजेस करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं दूसरी ओर जिस टीम को घड़ी का पता लगाने के लिए भेजा गया था वो भी कुछ डेटा और नंबर्स के साथ वापस आती है। इससे उन्हें पता चलता है कि इस साल अभी तक इस मॉडल की टोटल 1400 घड़ियां देश के अलग अलग शहरों में खरीदी गई हैं और इसके बाद उन 1400 लोगों को भी कॉल करना शुरू किया जाता है। वहीं पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगती है, लेकिन फुटेज की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उनके हाथ यहाँ भी कुछ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस की वो टीम जिसे कर्नाटका के सभी पुलिस स्टेशंस में मिसिंग रिपोर्ट के बारे में पता करने के लिए कहा गया था, उसे भी खाली हाथ वापस आना पड़ता है, क्योंकि उस जैसी दिखने वाली किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस के लिए लगभग सभी रास्ते अब बंद होते नजर आ रहे थे और ऊपर से उन पर मीडिया का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए वो लोग एक बार फिर डेड बॉडी को अच्छे से चेक करते हैं ताकि उन्हें उस पर कोई निशान या फिर कोई टैटू वगैरह मिल जाए ताकि उसे केस को आगे बढ़ाया जा सके।
बॉडी को अच्छे से चेक करने पर उन्हें उसकी गर्दन के ठीक नीचे एस लेटर का एक टैटू नजर आता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद इस लड़की का नाम एस से स्टार्ट होता है। 7 अगस्त 2019 पुलिस को डेड बॉडी मिले आज पूरे 7 दिन हो चुके थे, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग या लीड अभी तक नहीं लगा था। लेकिन उसी दिन पुलिस को उनके एक खबरी का कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि आपको जो लाश मिली है उसे नीला सांद्रा नाम के एक आदमी ने मारा है। दरअसल ये आदमी उसका पति है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से दोनों के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे। दोनों में आए दिन झगड़े और मारपीट होती थी और इसी बात से तंग आकर उसने अपनी पत्नी को जान से मार दिया और उसकी लाश को एयरपोर्ट के पीछे वाले रोड पे फेंक आया। ये खबर मिलते ही पुलिस बिना कोई देरी किए नीला सांद्रा को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन ले जाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी वाइफ को मारा है। दरअसल उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करती, और जब उसका मन इस सब से भी नहीं भरता तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को तंग किया करती, और इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर पुलिस राहत की सांस लेती है, क्योंकि फाइनली उनके हाथ अब कातिल लग चुका था। इसके बाद पुलिस कंफर्म करने के लिए उससे कहती है कि तुमने अपनी वाइफ को मारने के बाद जहां उसकी डेड बॉडी को फेंका था, तुम हमें वहां लेकर चलो। पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके बताए रास्ते की ओर चलने लगती है। अभी तक वो उन्हें उसी रास्ते की ओर लेकर जा रहा था जहां उन्हें उस अनजान लड़की की डेड बॉडी मिली थी, और फिर अचानक से नीला उन्हें एक दूसरे रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ने को कहता है। काफी देर चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाता है और कहता है कि ये वही जगह है जहां मैंने अपनी पत्नी को फेंका था। ये सुनकर पुलिस उससे कहती है कि अगर तुमने अपनी वाइफ को यहाँ फेंका तो फिर उसकी डेड बॉडी एयरपोर्ट के पीछे वाले रोड पे कैसे पहुंची। नीला सांद्रा कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है तो मैंने उसे यहीं आगे झाड़ियों में फेंका था। वो पुलिस को उस जगह लेकर जाता है और उन्हें वहाँ झाड़ियों के बीचों बीच एक औरत की लाश पड़ी मिलती है, जिसका मतलब ये था कि पुलिस ने अनजाने में एक दूसरे केस को सॉल्व कर दिया था, जिसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। और जिस केस को वो लोग पिछले 1 हफ्ते से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वो अभी भी वहीं अटका हुआ था और उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। इतनी मेहनत के बाद उनके हाथ एक कातिल तो लगा, लेकिन ये वो कातिल नहीं था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। खैर, पुलिस एक बार फिर से उस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। अब इस केस में एक नई कड़ी जुड़ने वाली थी। दरअसल इस केस को पुलिस की जो टीम सॉल्व कर रही थी उसके एक सीनियर ऑफिसर ने 1 महीना पहले कार्तिक नाम के एक चोर को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। कार्तिक पे इल्जाम था कि उसने बेंगलोर के घर से लगभग 50 लाख के गहने चुराए और फिर वो सारे गहने लेकर कोलकाता भाग गया। उसका पीछा करते हुए वो ऑफिसर कोलकाता पहुंचे और कोलकाता पुलिस की हेल्प से कार्तिक को पकड़कर वापस बेंगलोर लाया गया और अब वो बेंगलोर पुलिस की हिरासत में था। 10 अगस्त 2019 बेंगलोर पुलिस के उसी ऑफिसर को जो कार्तिक को पकड़कर बेंगलोर लाए थे, उन्हें कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल का कॉल आता है। पहले तो वो कॉल पिक नहीं करते, लेकिन जब वो कांस्टेबल उन्हें बार बार फोन किए ही जा रहा था तो वो परेशान होकर कॉल उठा लेते हैं। कांस्टेबल कहता है कि दरअसल आप कुछ टाइम पहले जिस कार्तिक नाम के चोर को हमारे यहाँ से लेकर गए थे, हमें उसकी जरूरत है। हमारे इलाके में कुछ टाइम से चोरियां हो रही हैं और हमें पूरा शक है कि इसमें कार्तिक और उसकी गैंग का ही हाथ है। आगे से इंस्पेक्टर कहता है कि हम पहले से ही एक मर्डर केस में उलझे हुए हैं। दरअसल हमें एयरपोर्ट के पीछे एक अनजान लड़की की लाश मिली। उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है और कहां से है, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि वो साउथ इंडिया से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ हम हर जगह चेक कर चुके हैं। इसलिए फिलहाल मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस केस के सॉल्व होते ही मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर फोन काटता तभी कांस्टेबल कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। दरअसल हमारे एरिया से पूजा डे नाम की एक लड़की 29 जुलाई से मिसिंग है। पेशे से वो एक मॉडल है और इसके साथ साथ वो इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती है। 29 जुलाई को वो कोलकाता से बेंगलोर गई और अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। उसके पति और घर वालों ने मिलकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई है। अगर आप उसकी कोई फोटो भेज दें तो शायद मैं उसका पता लगा लूं कि वो लड़की कौन है। इसके बाद बेंगलोर पुलिस का वो ऑफिसर बिना कोई देरी किए उसकी कुछ फोटोग्राफ्स कांस्टेबल को भिजवा देता है, लेकिन इससे पुलिस को कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक बार पहले भी वो लोग धोखा खा चुके थे। खैर, उसी दिन पुलिस को दिल्ली से अली नाम के एक लड़के का कॉल आता है। दरअसल उनकी एक टीम ने उस टाइटन वॉच के बारे में पता करने के लिए कई जगह कॉल और मैसेजेस किए थे और उन्हीं में से एक नंबर अली का भी था। अली कहता है कि आप जिस घड़ी के बारे में पूछ रहे हो, दरअसल वो मैंने कुछ महीने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करी थी और पिछले कुछ दिनों से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। इसके बाद पुलिस उससे उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछती है तो वो कहता है कि उसका नाम पूजा डे है। ये सुनकर पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कि ये एक ही नाम की 2 लड़कियां हैं, एक वो जो कोलकाता से मिसिंग हुई है और दूसरी अली की गर्लफ्रेंड।
इसके बाद ऑफिसर अली से कहता है कि हम तुम्हें थोड़ी ही देर में कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहे हैं, तुम देखकर बताओ कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या कोई और। अब पुलिस उनके रिप्लाई का वेट कर रही थी कि तभी उन्हें कोलकाता से उस कांस्टेबल का कॉल आता है और वो कंफर्म करते हुए कहता है कि सर ये वही लड़की है जो कोलकाता से पिछले 13 दिनों से मिसिंग है। और इसके तुरंत बाद उन्हें अली का भी कॉल आता है। वो कहता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है जिसे मैंने वो टाइटन वॉच गिफ्ट करी थी। ये सुनकर अब पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ अली उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था और दूसरी ओर कोलकाता में उसका एक पति था जो उसकी तलाश कर रहा था। ऑफिसर दोबारा कोलकाता में कांस्टेबल को कॉल करता है और उससे पूजा की सारी डिटेल मांगता है। कांस्टेबल कहता है कि दरअसल पूजा शादीशुदा है और उसके पति का नाम सौदीप है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन दोनों का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। पूजा मॉडलिंग करती है और साथ साथ वो इवेंट भी मैनेज करती है, जिसकी वजह से उसका देश की अलग अलग जगहों पे अक्सर आना जाना होता रहता है। इसीलिए वो अपनी काम के सिलसिले में 29 तारीख को बेंगलोर गई और उसके बाद से वो गायब है। इसके बाद पुलिस अली को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की शादीशुदा है। तो अली कहता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन उसकी और उसके पति की कुछ खास नहीं बनती थी। वो जल्दी उसे तलाक लेने वाली थी और फिर हम दोनों शादी कर लेते। दरअसल हम दोनों एक इवेंट पे मिले थे और वहीं हमारी पहली बार बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और फिर धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ऑफिसर अली से पूछता है कि क्या ये बात उसका पति जानता था। तो अली कहता है कि शायद हो सकता है कि वो जानता था, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। अब पुलिस को 2 लोगों पर शक था। पहला उसका पति सौदीप, जिसे शायद उसके अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, तो गुस्से में आकर हो सकता है कि उसने उसे मार दिया। और दूसरा अली, क्योंकि हो सकता है कि अली पूजा से शादी करना चाहता था, लेकिन पूजा शायद ऐसा ना चाहती हो और इसी बात से नाराज होकर उसने उसे ठिकाने लगा दिया। इसके बाद पूजा डे के माँ बाप को बेंगलोर बुलाया जाता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें वो डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि हाँ ये हमारी बेटी पूजा है। और इस तरह फाइनली पुलिस को पता चल चुका था कि वो लोग जिस लड़की को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि कोलकाता की रहने वाली पूजा डे थी। फिलहाल पुलिस का काम अभी पूरा नहीं हुआ था, अभी तो सिर्फ मरने वाले का नाम ही पता चला था, लेकिन उसके कातिल का पता लगना अभी भी बाकी था। इसलिए अली और सौदीप दोनों को पुलिस द्वारा लगातार इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था और उन दोनों पर पुलिस की कड़ी नजर थी। वहीं अब पुलिस को पूजा का फोन नंबर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से उसकी सारी कॉल डिटेल निकाली जाती है, लेकिन उसमें अली और सौदीप के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि उन दोनों में से किसी ने पूजा को मारा है। इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि पूजा के नंबर से 29 और 30 2 दिनों के लिए एक ऐप के थ्रू सहारा होटल में रूम बुक किया गया था। इन 2 दिनों में उसे कहीं भी बाहर जाना होता तो वो ओला या उबर के थ्रू कैब करके जाती थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने 30 की रात को होटल वापस आने के लिए कैब तो बुक करी थी, लेकिन सुबह जब उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था तो उसने किसी भी ऐप के थ्रू कोई गाड़ी बुक नहीं की थी। ये पता चलते ही पुलिस सीधा सहारा होटल पहुंचती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसने 30 तारीख तक जितनी भी कैब्स बुक करी थी वो सभी अलग अलग नंबर्स की थी और किसी न किसी ऐप के थ्रू उनकी बुकिंग हो रखी थी। लेकिन जब 31 की सुबह उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था तो उसे होटल से सेम उसी गाड़ी ने पिक किया था जो उसे 30 की रात को होटल ड्रॉप करने आई थी, लेकिन उसकी बुकिंग डिटेल उसके नंबर पे शो नहीं हो रही थी। इसके बाद गाड़ी की नंबर प्लेट से ड्राइवर की डिटेल निकाली जाती है। दरअसल वो गाड़ी 22 साल के नागेश, जो कि बेंगलोर का ही रहने वाला था, उसके नाम से रजिस्टर थी। पुलिस उसका एड्रेस निकलवाती है और बिना को देरी किए उसे उसी के घर से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब नागेश पुलिस की हिरासत में था और पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है। नागेश का कहना था कि उसने उस दिन पूजा को एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो नहीं जानता। इसके बाद पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है और उससे दोबारा पूछा जाता है। इस बार ऑफिसर उसे वार्न करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सच बोलने के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है और जब तक तुम हमें सच नहीं बता देते तब तक तुम यहीं हमारे मेहमान बनकर रहोगे। पहले तो वो यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन 4 से 5 घंटे बाद जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता तो वो स्टार्टिंग से बताना शुरू करता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। दरअसल 30 की रात को पूजा किसी काम से बाहर गई थी। उसने वहां से होटल जाने के लिए कैब बुक करी जिसे नागेश चला रहा था। नागेश ने कुछ ही दिन पहले ये गाड़ी बैंक से लोन लेकर खरीदी थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बैंक की किश्तें भर सके। उसने कई लोगों से उधार भी मांगा, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जैसे ही उस रात उसने पूजा को अपनी कैब में देखा तो उसके पहनावे से उसे आइडिया हो गया था कि ये लड़की पैसे वाली है और उसने वहीं कार में बैठे बैठे उसे लूटने का प्लान बना लिया। इसके बाद वो पूजा को उसके बारे में पूछने लगता है तो वो कहती है कि मैं कोलकाता से हूँ और बेंगलोर किसी जरूरी काम से आ रखी हूँ। मेरा काम पूरा हो चुका है और कल सुबह मुझे वापस कोलकाता जाना है। ये सुनकर नागेश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उससे कहता है कि सुबह सुबह आपको यहाँ से कैब करने में दिक्कत होगी,
अगर आप चाहो तो मैं आपको एयरपोर्ट पे छोड़ आऊंगा और जो किराया आपको ऐप में दिख रहा होगा आप चाहे उससे मुझे 100-200 कम दे देना। इसके बाद वो उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि आपको जब भी सुबह निकलना होगा आप मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। पूजा उसकी बातों में आकर उसका नंबर ले लेती है और फिर वो उसे उसके होटल पे ड्रॉप कर देता है। इसके बाद पूजा सुबह उसे कॉल करती है और वो ठीक 4 बजे अपनी गाड़ी लेकर होटल से पूजा को पिक करता है और इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में नागेश पूजा से कहता है कि एयरपोर्ट का जो मेन रोड है इस टाइम वहाँ पर ट्रैफिक होगा, अगर आपको जल्दी है तो मैं आपको एक दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ, उससे हम जल्दी पहुँच जाएंगे। पूजा मान जाती है और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उसकी आंख भी लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो एक जगह गाड़ी रोकता है और पीछे डिग्गी में पड़ी एक रॉड लेकर आता है। अचानक से पूजा की आंख खुलती है और वो देखती है कि नागेश एक रॉड लेकर उसके सामने ही बैठा है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सब तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पूजा डर जाती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और गाड़ी में बैठे बैठे उसका मुकाबला करने लगती है। वो शोर मचाने लगती है लेकिन वहाँ उस सुनसान रास्ते पर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करता। उसे शांत करवाने के लिए नागेश उसके सर पे रॉड से हमला करता है लेकिन इससे भी पूजा शांत नहीं होती और वो पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना कर रही थी। तभी किसी तरह गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो वहां से भागने लगती है। नागेश भी उसका पीछा करता है और थोड़ी दूर जाकर वो उसे पकड़ के उस पर 4 से 5 दफा चाकू से वार करता है। इससे पूजा बेहोश होकर वहीं नीचे सड़क पे गिर जाती है लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद नागेश एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर पे दे मारता है जिससे वहीं मौके पर पूजा की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो उसका सारा सामान लेकर वहां से भाग जाता है। अब उसके सारे पैसे, गहने, फोन, एटीएम कार्ड्स और इवन कि उसका आइडेंटिटी कार्ड भी नागेश के पास था। ये सब करने के बाद वो सीधा अपने घर जाता है और वहाँ वो पूजा की यूपीआई वॉलेट से पूरे 14,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है। ये सब सुनने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है कि कैसे कुछ रुपयों के लिए उसने पूजा को जान से ही मार दिया और उसे लग रहा था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी। खैर जल्द ही उसका भरम टूट गया और अब वो पुलिस की हिरासत में था। इसके बाद नागेश के ऊपर मर्डर, रॉबरी और एविडेंस मिटाने की जुर्म में केस दर्ज किया जाता है। आपको बता दूं कि ये केस आज भी कोर्ट में चल रहा है और उम्मीद यही है कि पूजा को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। पूजा अपनी लाइफ में जो भी कर रही थी उसे सही या गलत कहने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। लेकिन इस केस से हमें एक लेसन सीखने को जरूर मिलता है कि अगर आप किसी दूसरे शहर में अकेले हो, डजंट मैटर कि आप लड़का हो या लड़की, आपको किसी भी अनजान आदमी पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उबर या ओला जैसी एप्स का ही यूज करें ताकि आप जहां भी हो इजीली आपको ट्रैक किया जा सके। अगर कोई ड्राइवर आपसे ये कहे कि आप राइड कैंसिल कर दो और मैं आपको सस्ते में ले जाऊंगा तो ऐसा भूल के भी मत करना। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।